हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी। अभी तक हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस को अलग अलग पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी रिएक्शन को SN1 की तरफ या उसके कंपटीटर SN2 की तरफ ले जा सकते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को फेवर करेंगे ओवर द इट्स कंपटीटर। ठीक है, तो इन फैक्टर्स की हम लोग बात की जाए, इनमें सबसे पहला फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहा है सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट अगर मेरा एल्किल हैलाइड है, RX है, तो हम जानना चाहते हैं कि SN1 रिएक्शन कब होगा। SN1 रिएक्शन तब होगा जब बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल बनता हो। और SN2 रिएक्शन कब होगा? याद करिए, SN2 रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी, और वो डिपेंड करती है स्टेरिक फैक्टर्स पे। ठीक है, अगर बल्की ग्रुप्स लगे होंगे कार्बन के साथ, जिसपे लिविंग ग्रुप है, जिसपे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, तो SN2 रिएक्शन को बहुत दिक्कत होने जा रही है। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या उसका कंसंट्रेशन लिया गया है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है या वीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप न्यूक्लियोफाइल देख के बता पाएंगे कि ये स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, अगला फैक्टर होगा लिविंग ग्रुप। ठीक है, फिर चर्चा होगी सॉल्वेंट की और कैटलिस्ट की। तो इन फैक्टर्स की हम लोग यहां आज चर्चा करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, और वो है हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है। फिर से आपको हम याद दिला दें, SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, करस्पॉन्डिंग पे डिपेंड करती है, रीअरेंज पे नहीं। और SN2 की रिएक्टिविटी के लिए स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट सबसे जरूरी है, स्टेरिक फैक्टर सबसे जरूरी है। तो देखा जाए फैक्टर 1, मेरे पास कुछ मैंने सबस्ट्रेट लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखिए, जैसे मेरे पास अगर CH3X है, अगर मैं बात कर रहा हूं SN1 के चांसेस की, तो मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए कि बनने वाला करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन स्टेबल होगा या नहीं। इससे करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बना के देखिए, बेसिकली ये X जो है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ X माइनस की तरह डिपार्ट कर जाए और आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन क्या मिल जाएगा? CH3+। क्या CH3+ एक स्टेबल कार्बोकैटायन है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। इसका मतलब CH3X जो है ये SN1 रिएक्टिविटी नहीं देगा, या बहुत ही खराब इसकी SN1 रिएक्टिविटी होगी। SN2 की बात करें, SN2 क्या चाहता है कि इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, और हाइड्रोजन से छोटा क्या मिलेगा, यानी SN2 विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर्स जो हैं वो सबसे कम है। SN2 की रिएक्टिविटी, ठीक है, बहुत ज्यादा होगी CH3X की। अगला, अगर मैं एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लूं, ठीक है, सो दिस इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहां देखा जाए, अगर यहां मैं कार्बोकैटायन की बात करूं, और ध्यान रखिएगा आप करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन को देखिएगा, ये नहीं कि यहां बगल से हाइड्राइड शिफ्ट करा के और आपने ये बना लिया। ठीक है, ये रीअरेंज कार्बोकैटायन है। ये रीअरेंज कार्बोकैटायन को नहीं देखना है, इसको मैं मिटा दूं। मुझे क्या देखना है? सिर्फ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन। रिएक्टिविटी के लिए हम सिर्फ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन को देखेंगे SN1 के केस में। हाँ, प्रोडक्ट बनाना होता तो रीअरेंजमेंट जरूर करा देते,
तो प्रोडक्ट ये डिटरमाइन होता है रीअरेंज कार्बोकेटायन से, रिएक्टिविटी डिटरमाइन होती है करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन से। तो मैंने करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन बनाया और देखा कि ये भी एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ये भी बहुत स्टेबल नहीं है और यहां भी SN1 की रिएक्टिविटी बहुत कम होगी या नहीं होगी। ठीक है, SN2 की बात की जाए, SN2 को दिखेगा कि ये एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, एक ग्रुप इथाइल बड़ा है लेकिन अभी भी 2 हाइड्रोजन तो हैं और SN2 के लिए स्टेरिक फैक्टर अभी भी कंसिडरेबली कम है और SN2 अभी भी ठीक है, ये RX जो है SN2 के लिए अभी भी बहुत ही सुटेबल है। नेक्स्ट देखा जाए, ठीक है, आइसोप्रोपाइल हैलाइड को। आइसोप्रोपाइल हैलाइड जब आप देखेंगे तो यहां आप देखेंगे करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन। करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है विथ 6 अल्फा हाइड्रोजन। 6 अल्फा हाइड्रोजन यानी कि अब इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है, क्योंकि एक तो ये 2 डिग्री है, दो तरफ से एल्किल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप प्लस आई से स्टेबलाइज कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 6 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं। तो अब यहां आपको SN1 रिएक्टिविटी देखने को मिलेगा। बात करें SN2 के रिएक्टिविटी की तो आप देखेंगे यहां स्टेरिक फैक्टर बढ़ गए हैं और इसलिए SN2 रिएक्टिविटी हो तो सकती है लेकिन काफी कम रिएक्टिव होगा ये SN2 के लिए। ठीक है, यहां देखा जाए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से बनने वाला कार्बोकेटायन होगा CH3 थ्राइस C+। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन विथ 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी स्टेबिलिटी ठीक है बहुत ज्यादा है और इसीलिए आपका SN1 का रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ, बात की जाए SN2 के रिएक्टिविटी की तो स्टेरिक फैक्टर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। SN2 रिएक्शन नहीं होगा या बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो आपको दिखाई क्या देगा कि अगर आप CH3X की बात करें तो CH3X में SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, 1 डिग्री की बात करें तो यहां भी SN2 रिएक्टिविटी अच्छी खासी है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को देखेंगे तो यहां SN2 हो ही नहीं पाएगा, सिर्फ SN1 रिएक्शन ही हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप देखें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड को तो यहां दोनों के चांसेस हैं, SN1 के भी और SN2 के भी। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हमने समझ लिया कि कौन से तरह का मेरा सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड किस तरह की रिएक्टिविटी को ज्यादा शो करेगा, किसको शो नहीं करेगा, SN1 या SN2 में कौन सा रिएक्शन दे पाएगा, कौन सा नहीं दे पाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ इस बात को और डिटेल में समझना चाहते हैं। बेसिकली आप देखेंगे यहां कुछ सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, आपको बताना है ये SN1 रिएक्शन शो करेगा, SN2 शो करेगा या दोनों शो करेगा। अगर आपको लगता है कि SN1 की रिएक्टिविटी काफी कम है तो बेसिकली आप कहिए कि नहीं, ये SN1 नहीं देगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन यहां लिखे हैं इस पेज में, कुछ अगले पेज में हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ इसके बाद के पेज में है। तो कुल ये 15 RX सबस्ट्रेट मैंने आपको दिखाए। आपको बताना है SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग
जो है इसको आगे डिस्कस करेंगे। आप वीडियो तब तक पॉज रखिए जब तक आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में अटेम्प्ट नहीं कर लेते, ठीक है। मैं डिस्कशन शुरू करता हूं। तो सबसे पहले CH3Cl की बात करें। ये हमने अभी बात की कि यहां बनने वाला कार्बोकेटायन CH3 प्लस स्टेबल नहीं है, इसलिए SN1 नहीं शो करेगा। SN2 हाँ, स्टेरिक फैक्टर्स या स्टेरिक हिंड्रेंस काफी कम है, SN2 रिएक्टिविटी इसकी अच्छी खासी होगी, बढ़िया SN2 रिएक्शन शो करेगा। अगला, ठीक है, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। अगेन बनने वाला कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल नहीं है, तो SN1 रिएक्टिविटी, ठीक है, इसकी काफी कमजोर होगी या नहीं होगी। SN2 रिएक्शन, हाँ, SN2 रिएक्टिविटी इसकी अच्छी खासी है, ठीक है, क्योंकि अभी भी 2 हाइड्रोजन है यहां, ठीक है, एक ही मिथाइल ग्रुप है। SN2 रिएक्टिविटी इसकी अच्छी खासी है। अगला बात किया जाए आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, अगेन इसकी बात की जाए तो ये SN1 शो कर सकता है, हाँ ये SN1 शो कर सकता है। SN2 शो कर सकता है, हाँ इसकी SN2 रिएक्टिविटी भी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये जो लगने वाला मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल ग्रुप जो हैं, तो मिथाइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन मिथाइल बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन तो अभी भी अवेलेबल है, तो SN2 भी शो कर सकता है। SN1 हाँ ये भी शो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटायन में 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। ये हम अगला देखा जाए, दिस इज 3 डिग्री, ठीक है, सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। SN1 रिएक्टिविटी, हाँ SN1 रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, 9 अल्फा हाइड्रोजन के साथ बनने वाला कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल बनने जा रहा है। SN2 रिएक्टिविटी नहीं, 3 डिग्री का, ठीक है, 3 मिथाइल ग्रुप मिलके सफिशिएंट स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे कि SN2 रिएक्शन हो ही ना पाए, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। अब आगे देखा जाए, यहां देखिए, ये भी आइसोप्रोपाइल तो है, लेकिन यहां फ्लोरीन लगा है। आप याद करिए, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, दे लीव एज I-, Br-, Cl-, और ये अच्छे लिविंग ग्रुप होते थे, जबकि हमने पढ़ा था कि F- was exceptionally पुअर लिविंग ग्रुप। ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, और लिविंग ग्रुप तो अच्छा चाहिए होता है SN1 को भी और SN2 को भी। यही वजह है कि ये SN1 SN2 दोनों नहीं शो करता, ठीक है। अगला देखा जाए विनाइल क्लोराइड। यहां देखिए, ये क्लोरीन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, ये क्लोरीन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ, इसीलिए यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये लिविंग ग्रुप जल्दी डिपार्ट नहीं करने जा रहा है, और यही वजह है कि ये SN1 SN2 दोनों रिएक्टिविटी इसकी बहुत कमजोर होगी, या ये दोनों ही रिएक्शन शो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन की या किसी भी एरिल क्लोराइड की, तो वहां भी SN1 SN2 रिएक्टिविटी दोनों ही नहीं शो करने जा रहा है। ये इस केस को देखिए, यहां देखिए, अगर मैं दिखता तो है कि ये 3 डिग्री, ठीक है, एल्किल हैलाइड है, लेकिन अगर आप यहां पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, ठीक है, SN1 रिएक्टिविटी में कार्बोकेटायन बनाएंगे, तो आपको दिखेगा बनने वाले कार्बोकेटायन में ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये कार्बोकेटायन तो सबसे अनस्टेबल होता है, SN1 रिएक्टिविटी नहीं शो करेगा। और अगर आप SN2 की बात करें तो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, SN2 रिएक्टिविटी तो इसकी वैसे ही नहीं होगी ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। ये केज लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो रिंग बनाए हैं, इसमें बैक साइड से अटैक कर पाना, ठीक है, लिविंग ग्रुप क्लोरीन के, ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए SN2 रिएक्टिविटी भी इसकी नहीं आएगी।
आगे चला जाए, इस मॉलिक्यूल को आप पहले भी देख चुके हो, दिस इज 1 ब्रोमोट्रिप्टिसिन। अगेन यहां भी आप देखेंगे जब कार्बोकैटायन बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहां दिखाई देगा आपको, ब्रिज हेड पे। ठीक है, हम बात कर चुके हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज रिंग पे डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, और यही वजह है कि बनने वाले कार्बोकैटायन में क्योंकि ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बोकैटायन अनस्टेबल, SN1 रिएक्टिविटी नहीं आएगी। बात करिए अगर SN2 की तो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, SN2 की भी रिएक्टिविटी नहीं आएगी। अगला देखा जाए, ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड में ये देखिए, ये है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, जहां से ब्रोमीन जुड़ा है उस कार्बन को मैं अल्फा कहूं, उसके बगल का कार्बन बीटा कहूं। क्या बीटा कार्बन पे आपको 2, ये 3 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं? यहां अगर आप समझें तो अल्फा कार्बन पे भले ही 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन तीसरा जो ग्रुप लगा है वो है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, या यूं समझे कि बीटा कार्बन पे इतने सारे मिथाइल ग्रुप हैं, इन वजहों से स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसीलिए SN2 रिएक्टिविटी नहीं आती है डिस्पाइट दिस बीइंग 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या लिखा जाता है यहां, नो SN2 बिकॉज ऑफ बीटा हिंड्रेंस। बीटा हिंड्रेंस मतलब अल्फा कार्बन पे भले ही आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन बीटा कार्बन पे ये बल्की ग्रुप्स अवेलेबल हैं, और बीटा कार्बन के जो बल्की मिथाइल ग्रुप्स हैं 3-3, इन्होंने मिलके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अल्फा कार्बन पे भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसीलिए हम लिख रहे हैं नो SN2 रिएक्टिविटी बिकॉज ऑफ बीटा हिंड्रेंस। दूसरा तरीका क्या होगा समझने का, अरे आप समझिए कि यहां 2 हाइड्रोजन तो हैं, बढ़िया बात है, लेकिन एक जो ग्रुप आपने लगाया है ये है टर्शरी ब्यूटाइल, जो कि बहुत ही बल्की है। ठीक है, और इस वजह से SN2 रिएक्टिविटी नहीं हो पा रही। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर यहां भी ज्यादा है। SN1 की बात की जाए, SN1 की बात करेंगे तो बनने वाला करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन, रीअरेंज करके मत सोच लीजिएगा कि सर ये तो बनेगा भले ही 1 डिग्री R+, लेकिन रीअरेंज होके 3 डिग्री R' बन जाएगा। नहीं, ये नहीं सोचना है, रीअरेंजमेंट सोचना ही नहीं है अगर आपको रिएक्टिविटी समझना है तो। ठीक है, तो अगर आप रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा बात करिए करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन की, और देखिए कि यहां बनने वाला करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन तो 1 डिग्री ही बनने जा रहा है, जो कि स्टेबल नहीं होगा, और इसीलिए SN1 की रिएक्टिविटी भी बहुत कम होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर फिर भी हमसे कोई पूछे कि सर नहीं बताइए SN1 और SN2 में से कुछ तो कराना ही है मुझे, ठीक है, क्वेश्चन का यही इंटेंशन है कि वो आपसे पूछ रहा है कि नहीं SN1 SN2 में से कुछ तो कराओ ही। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि SN2 तो नहीं हो पाएगा, हाँ एक बहुत ही कमजोर SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अगला चीज जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट। इसका बैकग्राउंड क्या है कि नियोपेंटाइल ब्रोमाइड या हैलाइड जो भी आप कहें, नियोपेंटाइल हैलाइड गिव्स पुअर SN1 रिएक्शन एंड नो SN2। ठीक है, तो SN2 तो होगा ही नहीं, SN1 होगा लेकिन इसमें भी रिएक्टिविटी बहुत कम रहेगी। ठीक है, और क्या होने जा रहा है कि नियोपेंटाइल ब्रोमाइड से SN1 रिएक्टिविटी कमजोर होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब आप करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बनाएंगे तो यही ब्रोमीन हटा के आपने 1 डिग्री R+ बना दिया। करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन जो कि 1 डिग्री है आपने बना दिया। हाँ, क्या ये रीअरेंज होगा? जवाब है हाँ,
ये रीअरेंज होगा। रीअरेंज कैसे होगा? बगल में 3 मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इधर चला गया। सो दिस विल बी 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट। ठीक है, तो 1,2 मिथेनाइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट यहां देखने को मिलेगा और आपको मिल जाएगा CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3। तो रीअरेंज कार्बोकेटाइन आपको ये देखने को मिला जिसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। सो R डैश प्लस हैज 8 अल्फा हाइड्रोजन और ये क्या है? 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री बन गया। अल्फा हाइड्रोजन पहले 0 अल्फा हाइड्रोजन थे, अब रीअरेंजमेंट के बाद 8 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए। तो क्या ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा? जवाब है हाँ। ठीक है, और रीअरेंजमेंट हो गया फिर, ठीक है, फिर जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहां आके लग जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट। एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दें, नियोपेंटाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन तो देता ही नहीं है, SN1 कमजोर SN1 दे सकता है विथ नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट। ठीक है, अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो हम कहते दोनों नहीं देता है। आप मजबूरी में पूछ रहे हो, नहीं बताओ एक तो देना ही पड़ेगा, तो हम कहेंगे हाँ चलो SN1 करा देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगले एल्किल हैलाइड को। सो दिस इज एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड से बनने वाला कार्बोकेटायन कैसा होगा? एलाइल कार्बोकेटायन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी SN1 रिएक्शन तो बहुत बढ़िया देगा। और अगर मैं SN2 रिएक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, तो ये अभी भी क्या है? 1 डिग्री एलाइल। ठीक है, ये क्या है? 1 डिग्री एलाइल क्लोराइड। और अगर ये 1 डिग्री है तो SN2 रिएक्टिविटी भी अच्छी खासी शो करेगा। ठीक है, अगला चला जाए, देखा जाए बेंजाइल क्लोराइड को। अगेन बनने वाला कार्बोकेटायन बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, प्लस चार्ज, रिंग पे डीलोकलाइज्ड होगा, कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है, SN1 रिएक्टिविटी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर SN2 रिएक्टिविटी की बात करें तो अभी भी ये 1 डिग्री, ठीक है, एल्किल हैलाइड है और इसलिए SN2 रिएक्टिविटी भी बढ़िया है। इसकी बात की जाए, प्लस चार्ज यहां आएगा, बनेगा क्या? CPM कार्बोकेटायन। CPM कार्बोकेटायन तो बेंजाइल कार्बोकेटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, यानी यहां SN1 रिएक्टिविटी बहुत जबरदस्त है। SN2 की बात करें तो ये भी 1 डिग्री, ठीक है, RXC है और इसीलिए SN2 रिएक्टिविटी भी बढ़िया है। यही छोटी सी बात और समझ ली जाए, SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी अगर मुझे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एलाइलिक में पूछा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलाइलिक में, तो SN1 का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री एलाइलिक का। ठीक है, तो SN1 का रिएक्टिविटी क्या होने जा रहा है? ऐसा 3 डिग्री एलाइलिक सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। SN2 का होगा उल्टा, क्योंकि 3 डिग्री एलाइलिक में आपको दिखाई देगा कि वहां तो 3 डिग्री हो गया, स्टेरिक फैक्टर बढ़ गया, SN2 रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, या 3 डिग्री एलाइलिक हम कह सकते हैं कि ये तो देगा ही नहीं SN2। यही चीज हम लोग बेंजाइलिक के बारे में भी कह सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट का आप एक्सटेंशन कर लीजिए, 3 डिग्री बेंजाइलिक जो होगा वो तो शो ही नहीं करेगा SN2, ठीक है, जबकि 3 डिग्री बेंजाइलिक SN1 बहुत बढ़िया देगा, क्योंकि एक तरफ तो रिंग पे आपको डीलोकलाइजेशन मिलेगा, दूसरी तरफ ढेर सारे अल्फा हाइड्रोजन भी मिल रहे होंगे। ठीक है, आगे चला जाए, इसको देखा जाए। यहां SN2 की बात पहले कर लें तो क्या ये 1 डिग्री RX है? SN2 रिएक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, इसको देखा जाए, क्या ये
2 डिग्री Rx है, क्या SN2 शो कर सकता है? जवाब है हाँ, SN2 थोड़ा कमजोर होगा लेकिन SN2 शो कर सकता है। ठीक है, अब SN1 की बात की जाए, कार्बोकेटायन बना के देखा जाए। इसको हटा दिया, कार्बोकेटायन बना दिया। यहां बनने वाला कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होने जा रहा है। बैक बॉन्डिंग एक बहुत ही मजबूत तरह का रेजोनेंस है। ठीक है, पी पाई बैक बॉन्डिंग यहां है और इसीलिए SN1 की रिएक्टिविटी तो जबरदस्त है। यहां बनने वाला कार्बोकेटायन ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज है और इसीलिए SN1 का रिएक्टिविटी तो जबरदस्त है। ठीक है, ये समझ में आया? आगे चला जाए, कुछ और क्वेश्चन बच गया था, इसको भी देख लिया जाए, इनको देखा जाए। यहां SN1 और SN2 की बात की जाए। अगेन दिस इज CH, दिस इज CH2। ये वाला 1 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री Rx। SN2 का रिएक्टिविटी हाँ यहां अच्छा खासा रहेगा। ये वाला 2 डिग्री है, SN2 थोड़ा कमजोर होगा लेकिन अभी भी SN2 हो तो सकता है। SN1 की बात करें, SN1 की बात करेंगे तो हम कार्बोकेटायन बना देंगे। इसको हटा दिया, कार्बोकेटायन बना दिया, ये हटा दिया, कार्बोकेटायन बना दिया। यहां बनने वाला कार्बोकेटायन देखिए, ये 1 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो SN1 का रिएक्टिविटी काफी कमजोर है, शो कर सकता है, बहुत कम है। आप चाहें तो इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं शो करेगा। इसको देखिए, क्या यहां बनने वाला कार्बोकेटायन एंटी एरोमेटिक है? देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, के साथ क्या ये एक एंटी एरोमेटिक स्पीशीज बन रही है? क्या एंटी एरोमेटिक स्पीशीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनस्टेबल होती है? और यही वजह है कि SN1 तो यहां होगा ही नहीं। यहां भी देखिए SN1 की अगर आप बात करें तो बनने वाला कार्बोकेटायन, ठीक है, ये 1 डिग्री Rx बना, बगल से अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो ये एंटी एरोमेटिक बन सकता है। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करा सकते। अगला बात, क्या यहां रिंग एक्सपेंशन हो सकता है? जवाब है हाँ, रिंग एक्सपेंशन जरूर हो सकता है और रिंग एक्सपेंशन में हमने इसको पढ़ा भी था। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन करा लीजिएगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि इसका SN1 रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन के साथ। तो ये जो क्रॉस लगाया था मैंने, इसको वापस से मैं छोटा टिक बना लूं कि SN1 हो सकता है, हाँ कमजोर रिएक्टिविटी जरूर होगी। ध्यान दीजिएगा, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कराइएगा, ये रिंग एक्सपेंशन का ही केस है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। कंपेयर SN1 रिएक्टिविटी। वीडियो पॉज कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं डिस्कशन करता हूं। SN1 रिएक्टिविटी अगर मुझे किसी ने भी कहा, इसका मतलब मुझे तुरंत समझ में आया कि करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन बनाना है। सबसे पहले लिविंग ग्रुप को ढूंढा मैंने, ये है लिविंग ग्रुप, ये है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को मैंने ढूंढ लिया। ठीक है, लिविंग ग्रुप को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर मैं बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन। ठीक है, ये मैंने बना दिया सभी केसेस में करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन। रिएक्टिविटी के लिए मुझे हमेशा करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन ही देखना है, रीअरेंज कार्बोकेटायन देखना नहीं है। अब ये बन गया करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन। जहां करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा। यहां देखिए
क्या ये पॉजिटिव चार्ज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है, और यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं आ पाया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां होता तो कॉन्जुगेशन में होता इस डबल बॉन्ड के साथ, ये नहीं है और इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। यहां पे देखा जाए दोनों 3 डिग्री बने हैं, लेकिन यहाँ 6 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ 3 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज। 3 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए यहाँ रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा नहीं कि रीअरेंज करके सीपीएम बना लिए। अरे सीपीएम बना लोगे तो वो प्रोडक्ट के लिए बनाना, रिएक्टिविटी के लिए तो करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन से ही काम चलाना है। ठीक है, यहां देखा जाए, यहां ये पॉजिटिव चार्ज रिंग पे डीलोकलाइज्ड है और पीएच प्लस वो तो अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, इसीलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ठीक है फिर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज मोर देन राइट हैंड साइड। आगे देखा जाए इन क्वेश्चंस को, अगेन आप ट्राई कर लीजिए, फिर आगे वीडियो प्ले करिएगा। यहां भी यही करना है, आपको लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देना है, करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बना लेना है। करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन हम बना दें और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दें। अब देखा जाए, यहां बनने वाला कार्बोकैटायन एरोमेटिक है और ये कार्बोकैटायन एंटी एरोमेटिक है। रिएक्टिविटी, यहां बनने वाले कार्बोकैटायन में ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहां फ्यूज्ड रिंग है। अगेन ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर ठीक है। आगे देखा जाए, दिस इज क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 सेज ये आपने सबस्ट्रेट लिया है जो कि एक्सेस में है, ठीक है, और इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं CH3OH के साथ। CH3OH मिथेनॉल, क्या ये सॉल्वेंट है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, यही सॉल्वेंट है और ये एक्सेस में है लेकिन, ठीक है, यानी ये एक्सेस में देने का मतलब क्या है, आप इन 3 क्लोरीन में से किसी एक को ही हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगेन ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए रिएक्शन होगा SN1। यानी कुल मिला के मुझे ये सोचना है कि इन तीनों क्लोरीन में से किस क्लोरीन को मैं हटाऊं ताकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने, ठीक है, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कहां से बनेगा, ये बीच वाले क्लोरीन को तो आप नहीं हटा सकते। किस क्लोरीन को हटाइएगा, इसको हटाइएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब प्लस चार्ज यहां होगा तो इस ग्रुप का एक तरफ से -I लगेगा, इस तरफ से तो +I लगेगा। अगर मैंने बीच वाला क्लोरीन हटा दिया होता तो दोनों तरफ से -I लगता। हाँ, आप इसको हटाएं चाहे इसको हटाएं, बात एक ही है, ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। अगला चीज सोचिए कि क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, जवाब है नहीं। अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट करके प्लस चार्ज यहां भी लेते जाएं तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा बदलेगा। हमने बात की थी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में हम रीअरेंज कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं रेजोनेंस से या हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या मजबूत इफेक्ट नहीं होता। यही वजह है कि क्लोरीन यहां से हटाए हैं, पॉजिटिव चार्ज यही बनाए, रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी OCH3 यही लगेगा। ये दोनों क्लोरीन अपनी जगह, ठीक है। फिर से एक बार बता दें, तीनों क्लोरीन क्यों नहीं हटाए, भाई ये एक्सेस में है, ये कम है। यहीं से तो हमको पता चला कि हम सिर्फ एक क्लोरीन हटा सकते हैं। दूसरा बात, SN1 रिएक्शन है, कैसे पता चला, क्योंकि मेरे पास CH3OH दिया है। जब हम इसके बाद अगला फैक्टर न्यूक्लियोफाइल पढ़ लेंगे तो ये चीजें और क्लियर होगी वहां पे, ठीक है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सेकेंड पार्ट आस्क अबाउट SN1 रिएक्टिविटी। SN1 रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, ये मुझे दिख गया लिविंग ग्रुप, इसको बाहर निकाल दें
और कार्बोकेटाइन बना दें। ये कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल उतना ज्यादा SN1 रिएक्टिविटी। कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होगा? जब ये जो X ग्रुप लगा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा इसका मतलब होगा मेरा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया इसका मतलब ये जो मेरा कार्बोकेटाइन है वो अनस्टेबल होगा। रिएक्टिविटी इस बात पे निर्भर करेगी कि मेरा कार्बोकेटाइन कितना ज्यादा स्टेबल है। तो देखा जाए इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? हाइड्रोजन नहीं, ये तो रेफरेंस केस है। ठीक है, OH दिस हैज +M एंड -I इफेक्ट। Cl -I एंड +- M दोनों हो सकता है लेकिन यहाँ +M लगेगा। CH3 +H एंड +I। NO2 -M एंड -I। अगेन जो कमजोर इफेक्ट है उसको काट दिया जाए, -I यहाँ, +M यहाँ, +I यहाँ और -I यहाँ। आपको पता ही है कि इन जनरल मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन के केस में क्या होगा? -I उसके +M पे डोमिनेट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं OH, ठीक है, और CH3। ये +M से दे रहा है यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसी की होने जा रही है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कब होगी? जब XOH है, उसके बाद जब CH3 है तब, और इनके बाद कौन आएगा? रेफरेंस केस, जब ये हाइड्रोजन हो तो। और जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो तो रिएक्टिविटी को कम करेगा। -I से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी Cl फोर्थ, और लास्ट कौन होगा? NO2, क्योंकि NO2 का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। ये -M से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आगे बात किया जाए। अगला क्वेश्चन है कंपेयर SN2 रिएक्टिविटी। ध्यान रखिएगा SN2 का मतलब होगा स्टेरिक फैक्टर्स। ठीक है, बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी। तो SN2 रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? SN2 रिएक्टिविटी का मतलब है ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी। ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टेरिक फैक्टर्स। ठीक है, देखा जाए, यहां क्लोरीन यहां ब्रोमीन दोनों एक ही जैसा है, तो हमको क्या चाहिए? बढ़िया लीविंग ग्रुप। बढ़िया लीविंग ग्रुप SN1 SN2 दोनों को प्रमोट करता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी दिस। यहां देखा जाए PHCl, अगेन लीविंग ग्रुप जो है वो तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड बना के बैठा होगा, निकलने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, और जबकि ये 1 डिग्री है रिएक्टिविटी। यहां पे देखा जाए, यहां अल्फा पोजीशन पे जहां भी आयोडीन लीविंग ग्रुप आपको दिख रहा है उसको अल्फा कहिए, इसको कहिए बीटा। यहां बीटा पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, यहां अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। ये मिथाइल जितना पास होगा उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। अल्फा पे लगा हो तो सबसे खराब, बीटा पे लगा हो तो उसके बाद, गामा पे लगा हो तो उसके बाद। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं? ये मिथाइल जितना दूर हो उतना बढ़िया। यानी बीटा पे लगा है वो ज्यादा अच्छा है या गामा पे लगा है वो ज्यादा अच्छा है? जवाब है गामा पे लगा है वो ज्यादा अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, और ये क्वेश्चन में, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है कि अभी तक हम लोग ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी को देख रहे थे स्टेरिक फैक्टर कम होने से। यहां एक और कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है जिसमें पेंटावेलेंट कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, सो SN2 रिएक्शन में बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट जिसमें पेंटावेलेंट कार्बन था वो पेंटावेलेंट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। अगर आप ये बात भूल गए हैं तो वापस से पुराने लेक्चर को रेफर करिए जहां हम लोग ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन sp2 है। यहां देखिए
इन दोनों का अगर मुझे रिएक्टिविटी कंपेयर करना है तो आपको दिखेगा कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो इस कार्बन पे बड़ा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है या इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है उसको बढ़ाएगा। इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा तो एक निगेटिवली चार्ज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करने में सुविधा होगी, आसानी होगी। देखिए न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, उसको चाहिए एक ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कम हो। जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो एक तो इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के इंटेंसिटी को बढ़ाया, जबकि यहां तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इसीलिए इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव है वो काफी कम है। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल वहां जल्दी अटैक करेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट नुएंस्ड पॉइंट ये है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा SN2 में, जिसमें ये कार्बन sp2 होगा, और अगर ये sp2 होगा तो इस sp2 कार्बन के साथ या इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर पाएगा। फिर से समझो, ट्रांजिशन स्टेट में पेंटावेलेंट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी इसके पास p ऑर्बिटल होगा, ठीक है, p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जिसपे एक तरफ जो है लिविंग ग्रुप लगा रहता है, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल लगा रहता है, ऐसा। और ये sp2 कार्बन है, ये भी कार्बन sp2 है, ये ऑक्सीजन ये भी sp2 है, ठीक है। और यही वजह है कि ये सारे p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर पाएंगे। अगेन हम दिखा नहीं पा रहे हैं कि इनका ओरिएंटेशन पैरेलल है, लेकिन ये सारे के सारे p ऑर्बिटल पैरेलल होंगे और यहां रेजोनेंस हो पाएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। और यही वजह है कि इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है इससे, ठीक है, 1000 गुना ज्यादा होता है इससे, ठीक बात है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रांजिशन स्टेट में पेंटावेलेंट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और अगर उसका उस ट्रांजिशन स्टेट में रेजोनेंस हो पाया, उस वजह से ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो पाया, तो वो रिएक्टिविटी को, SN2 की रिएक्टिविटी को बहुत बढ़ा देगा। जो पिछले क्वेश्चन में हमने बातें सीखी उसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज कंपेयर SN2 रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स। देखिए यहां ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, दिस वाज CH2Cl, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। अगेन यहां ये जो ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, साथ ही साथ पेंटावेलेंट कार्बन sp2 होगा, उसका आगे डीलोकलाइजेशन हो पाएगा, रेजोनेंस हो पाएगा, ठीक है। और इस वजह से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ए की होगी। बी एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यहां तीनों हाइड्रोजन ही लगे हैं। स्टेरिक फैक्टर सबसे कम है, अरे स्टेरिक फैक्टर अब इससे कम क्या होगा कि सब हाइड्रोजन ही लगा हो, इसी वजह से बी का रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। लेकिन अगेन ए का रिएक्टिविटी तो सबसे ज्यादा है। ए में समझिए, देखिए दो तो हाइड्रोजन यहां भी है और यहां हाइड्रोजन की जगह PHCO है, लेकिन ये एक प्लेनर ग्रुप है। देखने में ये भले ही बहुत बल्कि लगता है, लेकिन ये एक प्लेनर ग्रुप है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब ये कार्बन ट्रांजिशन स्टेट में पेंटावेलेंट बन रहा होगा तो आगे रेजोनेंस हो पाएगा, ठीक है। p ऑर्बिटल्स पैरेलल हो जाएंगे इस कार्बन के और ऑक्सीजन के,
ठीक है, और वो आपस में ओवरलैप कर पाएंगे। ठीक है, तो ए का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर बी। इसको देखा जाए, अगेन ये एक एलाइलिक सिस्टम है, यहां भी आपको दिखाई देगा सेम चीज कि जब ये कार्बन पेंटावेलेंट होगा ट्रांजिशन स्टेट में तो आगे रेजोनेंस जो है हो पाएगा। इसी वजह से ए और सी इन दोनों का रिएक्टिविटी, ठीक है, ज्यादा है। एंड दिस इज लास्ट डी। सो आंसर इज ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, अगेन आप समझिए ए और सी इन दोनों में एक ही बात हो रही है, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह क्या है? इन दोनों की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह है कि ये लोग 1 डिग्री तो है ही हैं, ये भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री तो ये सब है, ये वाला तो 2 डिग्री है तो सबसे पीछे चला गया। इस 1 डिग्री में भी ये बी सेकंड पोजीशन पे है क्योंकि यहां स्टेरिक फैक्टर लीस्ट है। इसको लो नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए स्टेरिक फैक्टर इज लीस्ट। ठीक है, और ये दोनों में अच्छी बात क्या है कि जब पेंटावेलेंट ट्रांजिशन जब ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पेंटावेलेंट होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा और आगे रेजोनेंस हो पाएगा पैरेलल p ऑर्बिटल्स की वजह से। ठीक है, अगेन ये ऑर्डर आपको याद ही रखना पड़ेगा, खासकर ए बी सी का। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। आगे कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे तो आप उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाए। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट SN2 प्रोडक्ट। ठीक है, अब SN2 प्रोडक्ट आपको देखना है, ये वाला देखिए, ये इतना हिस्सा। ठीक है, क्या आपको ये विनाइलिक सिस्टम दिखा? इतने हिस्से को देखें तो क्या ये विनाइल ब्रोमाइड है? क्या विनाइल ब्रोमाइड SN2 देता है? जवाब है नहीं, ये SN2 तो देगा ही नहीं। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हाँ, ये 1 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड है या एल्किल हैलाइड है, SN2 रिएक्टिविटी यहीं से आएगी। अगेन SN2 में कभी भी आपको सिंगल स्टेप का होता है, कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं, रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा ही नहीं। इन्वर्जन देखने को मिलता है लेकिन यहां उसकी बात करना बेकार है क्योंकि ये कायरल सेंटर है नहीं, बाद में भी बनेगा नहीं। तो कुल मिला के हमको सिंपली आंसर क्या लिखना है, ये CH2Br, ये Br हटा दें, ये लीविंग ग्रुप है और इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल OH को लगा दे। ठीक है, अगला देखा जाए, यहां ब्रोमीन है, यहां भी ब्रोमीन है, ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला 3 डिग्री है। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 डिग्री पे तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तो SN2 देता ही नहीं है। ठीक है, तो कहां कराइएगा आप? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड पे SN2 कराइएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड तो SN2 देगा ही नहीं। सो आंसर विल बी, इस एंड पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं कराना। हाँ, यहां पे ब्रोमीन हटा के OH लगा दिए। स्टीरियो केमिस्ट्री अगर मुझे दिया रहता क्वेश्चन में तो मैं इन्वर्जन भी कराता और उसको दिखाता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने मुझे कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री दिया नहीं है तो मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिया होता तो हम जरूर सोचते कि ब्रोमीन जहां लगा है उसके अपोजिट एंड से हम OH को दिखाएं। ठीक है, अगला फैक्टर की बात किया जाए, हमने सबस्ट्रेट RX की तो चर्चा कर ली, अब हम लोग सेकेंड फैक्टर 2 न्यूक्लियोफाइल की बात किया जाए। ठीक है, फिर से रिकैप कर लिया जाए। बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो कि हाइड्रोजन पे या प्रोटॉन पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, वो कार्बन जिसपे पार्शियल पॉजिटिव हो। जब हम बेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। बेस आएगा, देखेगा हम मजबूत बॉन्ड बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं तो बॉन्ड तोड़ लेगा। चर्चा होगी यहां के इक्विलिब्रियम की। ठीक है, जबकि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा होगा
तो वो एक काइनेटिक प्रॉपर्टी होगी। हम बात कर रहे होंगे कि कितना तेज अटैक कर पाता है, हाउ फास्ट। हम इस बात की चर्चा करेंगे कि बॉन्ड कितना जल्दी बन रहा है। हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि क्या बनने वाला बॉन्ड कमजोर है, क्या वो टूट जाएगा। नहीं, रिएक्शन बैकवर्ड भाग रहा होगा तो भी हम इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। हम बस इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि न्यूक्लियोफाइल कितना तेज अटैक करेगा, कितना जल्दी बॉन्ड बनाएगा। केवल हम लोग बात कर रहे होंगे जो K1 होगा, K-1 यानी रिवर्स रिएक्शन की बात नहीं हो रही होगी। तो यहां बात हो रही होगी सिर्फ K1 की, ठीक है। K-1 की बात नहीं होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात होगी, बैकवर्ड की नहीं होगी, ठीक है। अगला एक छोटा सा पॉइंट, जब भी हम लोग बात करते हैं बेस की तो हमको जनरली लिखते हैं हम स्ट्रॉन्ग या वीक। जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तो लिखना चाहिए गुड या पुअर, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बुक्स और पुराने लेक्चर में हमने भी गुड और पुअर की जगह स्ट्रॉन्ग और वीक कहा है, ठीक है। कुछ बुक्स का ऐसा मानना है कि क्योंकि ये काइनेटिक प्रॉपर्टी है, आपको स्ट्रॉन्ग वीक नहीं कहना चाहिए, आपको गुड और पुअर कहना चाहिए, ठीक है। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, गुड और पुअर यूज करना ज्यादा सही है स्ट्रॉन्ग और वीक कहने की अपेक्षा। वापस से हम आए, बात करें कि न्यूक्लियोफाइल कैसे अफेक्ट करता है SN1 और SN2 के रिएक्टिविटी को। SN1 रिएक्शन में दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप RDS है, इसीलिए सिर्फ फर्स्ट स्टेप की ही बात की जाए। फर्स्ट स्टेप जो कि RDS है, उसमें होता क्या है, RLG, ठीक है। तो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है। यही SN1 रिएक्शन का RDS है। क्या इस RDS में आपको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है? जवाब है नहीं। क्या अगर SN1 के RDS में न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है तो क्या SN1 को कोई भी फर्क पड़ना है कि आपने कौन सा न्यूक्लियोफाइल लिया है? न्यूक्लियोफाइल गुड है या पुअर है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है? इन सब का जवाब है नहीं। SN1 को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है, उसका लार्ज या स्मॉल कंसंट्रेशन लिया है। क्यों? क्योंकि उसके RDS में तो न्यूक्लियोफाइल दिख ही नहीं रहा। अब SN2 को देखा जाए। SN2 एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यह है SN2 रिएक्शन। क्या SN2 रिएक्शन के RDS में आपको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है? SN2 तो एक ही स्टेप का रिएक्शन है, ठीक है, एक ही स्टेप ही और वही स्टेप RDS भी है। क्या उसमें ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है? जवाब है हाँ। तो क्या SN2 रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल से फर्क पड़ता है? जवाब है हाँ। कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए SN2 को? SN2 को चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और कम कंसंट्रेशन होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? जवाब है ज्यादा होना चाहिए। तो SN2 को चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन लार्ज कंसंट्रेशन, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लो और जितना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन लो, उतना ज्यादा SN2 का रिएक्टिविटी होगा। फिर से एक बार हम लोग जल्दी से रिकैप कर ले, हमने क्या समझा? SN1 इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। SN1 is indifferent to nucleophile strength and concentration, but since क्योंकि उसका जो कंपटीटर है SN2, SN1 को कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूक्लियोफाइल आपने क्या लिया है, कितना लिया है, लेकिन उसका कंपटीटर को फर्क पड़ता है। कंपटीटर क्या चाहता है? SN2 requires good nucleophile in large concentration, कंपटीशन नहीं, in large concentration। और क्योंकि कंपटीटर को चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन लार्ज कंसंट्रेशन, इसीलिए SN1 क्या कहता है कि वीक न्यूक्लियोफाइल लेस कंसंट्रेशन में लो। देखो भाई, एक तरीका तो यह है कि तुम अपने दोस्त से ज्यादा नंबर पाओ, दूसरा तरीका यह है कि तुम्हारा दोस्त का नंबर तुमसे भी कम आ जाए, ठीक है। तो SN1 को
कोई फर्क नहीं पड़ना है कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन क्या है, स्ट्रांग है या वीक है, लेकिन उसके कंपटीटर को फर्क पड़ता है। उसका कंपटीटर चाहता है स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल इन लार्ज कंसंट्रेशन, इसीलिए SN1 कहता है कि वीक न्यूक्लियोफाइल इन स्मॉल कंसंट्रेशन लो, ताकि SN2 हो ही ना पाए। SN2 हो ही नहीं पाएगा तो जो होगा SN1 ही होगा। ठीक है, आगे चला जाए। अगले फैक्टर की बात की जाए, फैक्टर 3 लिविंग ग्रुप। ठीक है, आप देखिए SN1 रिएक्शन में RDS में क्या लिविंग ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ डिपार्ट कर रहा है? जवाब है हाँ। क्या SN2 में लिविंग ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ डिपार्ट कर रहा है? जवाब है हाँ। दोनों में ही लिविंग ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ डिपार्ट कर जा रहा है। ठीक है, यानी दोनों ही SN1 और SN2 दोनों को ही चाहिए कि आप बढ़िया लिविंग ग्रुप लें। So good living group promotes both SN1 and SN2 reactions. ध्यान दीजिएगा, पिछला हमने कुछ क्वेश्चन किया था जिसमें एक जगह हमने फ्लोरीन लगाया था। ठीक है, और हमने कहा कि ये SN1 SN2 दोनों नहीं देगा। फिर से उन क्वेश्चंस को जरा देख लिया जाए। इसको देखिए, यहां फ्लोरीन लगा है, दैट इज पुअर लिविंग ग्रुप, और इसीलिए SN1 SN2 दोनों नहीं हुआ। यहां देखिए विनाइल क्लोराइड, ये लिविंग ग्रुप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, लिविंग ग्रुप पार्शियल डबल बॉन्ड बना के बैठा है, इसलिए बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ठीक है, Cl- है बढ़िया लिविंग ग्रुप, लेकिन इस केस में वो बाहर नहीं निकल रहा है। सिमिलरली एरिल क्लोराइड में भी क्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड बना के बैठा होगा रिंग के साथ। ठीक है, और यही वजह है कि 5, 6 और 7 इसमें SN1 SN2 दोनों रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, वापस चला जाए। हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग ग्रुप, और हमने क्या कहा कि गुड लिविंग ग्रुप प्रमोट्स बोथ SN1 एंड SN2। इसके अब एक जगह अगर हम उल्टा कहना चाहें कि पुअर लिविंग ग्रुप इंप्लाइज नो SN1 प्लस नो SN2। अगर लिविंग ग्रुप खराब हो गया, बहुत खराब हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी भी तरह से अगर लिविंग ग्रुप निकलने को तैयार नहीं होगा तो ना तो आप SN1 करा पाएंगे ना SN2 करा पाएंगे। कुल मिला के समझिए, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में समझा क्या है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को हटा के उसकी जगह लग जाता है। जिसको हटाना है वो हटने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो SN1 SN2 दोनों नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन थोड़ा केमिस्ट्री के बाहर का एग्जाम्पल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हार मानने को तैयार ही नहीं है, तो पूरी दुनिया कह रही है कि हाँ जो बिडेन जीत गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर व्हाइट हाउस छोड़ने को ही तैयार नहीं है तो दूसरा राष्ट्रपति आएगा कहां। ठीक है, यहां भी ऐसा ही है। लिविंग ग्रुप अगर निकलने को तैयार ही नहीं है तो SN1 SN2 कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगले फैक्टर की बात की जाए, नेक्स्ट फैक्टर इज सॉल्वेंट। ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, RX, ठीक है, टूट जाएगा, कार्बोकैटायन R+ और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा Lg- की तरह। ठीक है, अब अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक, प्रोटिक मतलब क्या है, यहां H+ मौजूद है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि H2O, अमोनिया, अल्कोहल। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, ये जो H+ है वो X- को घेर लेगा, सॉल्वेट कर देगा, और बाकी जो सॉल्वेंट का हिस्सा है जैसे वाटर में, तो ऑक्सीजन वाला साइड जो होगा वो इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, और H+ या हाइड्रोजन वाला जो एंड होगा वो इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा। दोनों कैटायनिक और एनायनिक पार्ट का सॉल्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए SN1 रिएक्शन में ये बॉन्ड आपको तोड़ना है। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए,
ठीक है। और इसमें मदद कौन कर सकता है? सॉल्वेशन एनर्जी देकर, ठीक है। तो अगर सॉल्वेशन होगा तो सॉल्वेशन एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी आपको चाहिए थी। SN2 की बात करें, SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फिर ये X- बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर यहां आपने प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, प्रोटिक सॉल्वेंट यानी अगेन जिसके पास H+ है, तो ये H+ इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिसिटी को कमजोर कर रहा होगा। और आपको पता है कि आपको SN2 रिएक्शन के लिए मजबूत न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल को अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एनकम्बर्ड कर लिया जाए तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है। एक न्यूक्लियोफाइल जिसको कोई घेर नहीं रहा है, कोई सॉल्वेट नहीं कर रहा है, ऐसा नेकेड न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो नेकेड न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, जबकि सॉल्वेटेड न्यूक्लियोफाइल जो है, सॉल्वेटेड न्यूक्लियोफाइल विल बी वीक। तो अगर सॉल्वेंट में, क्योंकि वो प्रोटिक है, H+ मौजूद है, तो वो न्यूक्लियोफाइल को घेरने की कोशिश करेगा, उसको सॉल्वेट करने की कोशिश करेगा, उसको कमजोर कर देगा। और SN2 को क्या चाहिए? SN2 को एक मजबूत न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ये बात सही है कि अगर H+ होगा तो वो X- को सॉल्वेट भी कर रहा होगा, सॉल्वेशन एनर्जी भी दे रहा होगा, लेकिन फिर भी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस X- के सॉल्वेशन से, ठीक है। इस बात को हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझा जाए और बारीक बात की जाए तो देखिए, SN1 में RDS है, जहां पे एक न्यूट्रल सबस्ट्रेट RX कन्वर्ट हो रहा है चार्ज स्पीशीज R+ और X- में। एक न्यूट्रल स्पीशीज RX कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में टूट रही है, यही RDS है। और अगर R+ और X- सॉल्वेट हो जाएं, ठीक है, तो क्या जो प्रोडक्ट है RDS का, ध्यान दीजिएगा, RDS का प्रोडक्ट R+ और X- है, रिएक्शन का नहीं, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप 1 का प्रोडक्ट कौन है? R+ और X-। तो हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ RDS, जिसका मतलब हुआ क्या? R+ एंड X-। प्रोडक्ट ऑफ RDS इज मोर सॉल्वेटेड और स्टेबलाइज्ड देन रिएक्टेंट इन प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो R+ और X- स्टेबल हो रहा होगा, RX इसका कोई खास सॉल्वेशन नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज कम सॉल्वेट होगी, चार्ज स्पीशीज ज्यादा सॉल्वेट होगी, किसमें? प्रोटिक सॉल्वेंट में। और आप देखिए, हम जब बात करते हैं SN1 रिएक्शन की तो उसका एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा होता है। हम किस बात में इंटरेस्टेड होते हैं? हम इंटरेस्टेड होते हैं इस गैप में। फिर हमने कहा इस गैप को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम ट्रांजिशन स्टेट के बारे में नहीं जानते तो ट्रांजिशन स्टेट का प्रॉक्सी यूज किया जा सकता है, कौन? इंटरमीडिएट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहां इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर R+ और X- सॉल्वेट हो गया तो वो स्टेबलाइज हो रहा होगा, वो स्टेबलाइज हो रहा होगा, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ रही होगी, ठीक है। अगर हम बात करें SN2 की, तो SN2 तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहां देखिए, ये अगर हम कहें ट्रांजिशन स्टेट और ये है मेरा प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। ट्रांजिशन स्टेट एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट किसको ज्यादा रिजेंबल करेगा? क्या वो प्रोडक्ट को ज्यादा रिजेंबल करेगा या रिएक्टेंट को करेगा? जवाब है रिएक्टेंट को करेगा, क्योंकि एनर्जी वाइज रिएक्टेंट ज्यादा पास है, प्रोडक्ट दूर है, ठीक है। अब हम लोग बात किया जाए, यहां हम इसीलिए सीधे सीधे ट्रांजिशन स्टेट बना के उसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, SN2 रिएक्शन में हो क्या रहा है?
एक न्यूट्रल सबस्ट्रेट RX है जिसपे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा। न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज है और हम कह रहे हैं हियर निगेटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड ओवर स्मॉल डोमेन। क्यों इसको स्मॉल डोमेन कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम लार्ज डोमेन की बात करेंगे। देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे और ट्रांजिशन स्टेट में कैसा दिखेगा? ट्रांजिशन स्टेट में दिखेगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जबकि लीविंग ग्रुप बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये बॉन्ड फॉर्म होते हुए और ये बॉन्ड ब्रेक होते हुए यही तो मेरा ट्रांजिशन स्टेट है। क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है इसलिए देखिए मैंने इसको बड़े ब्रैकेट में बंद किया और डबल डैगर का सिंबल भी बनाया ऊपर। तो ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में देखिए ओवरऑल चार्ज क्या होगा? ये न्यूट्रल था, ये -1 चार्ज है, यानी ओवरऑल चार्ज तो इस पे भी -1 होगा। ठीक है, अब आगे बात किया जाए। यहां देखिए न्यूक्लियोफाइल पे ये पूरा निगेटिव चार्ज फैला हुआ है छोटे न्यूक्लियोफाइल के डोमेन पे, जबकि यहां न्यूक्लियोफाइल R और X इन सबको मिला के कुछ बॉन्ड बनते हुए कुछ बॉन्ड टूटते हुए इस बड़े डोमेन पे अब निगेटिव चार्ज है। तो क्या निगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ओवर लार्जर डोमेन? अब अगर निगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा स्मॉल डोमेन पे तो निगेटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, इसका मतलब क्या होगा? दिस विल बी मोर सॉल्वेटेड, मोर स्टेबलाइज्ड। किसमें? प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हम ले लें तो ये निगेटिव चार्ज H+ इसको ज्यादा घेरेगा क्योंकि यहां निगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इट विल बी मोर सॉल्वेटेड implies more stabilized in protic solvent। देखिए निगेटिव चार्ज वाले को घेरेगा कौन? H+, और H+ कहां होता है? प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में इसको खूब सारा सॉल्वेशन मिलेगा, जबकि यहां निगेटिव चार्ज बड़े से डोमेन पे फैल गया है। निगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ओवर लार्जर डोमेन, इसीलिए इसका लेस सॉल्वेशन होगा, लेस स्टेबलाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहां आपको दिखाई देगा कि रिएक्टेंट तो स्टेबलाइज हो रहा है और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, और इन दोनों के बीच का गैप, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का गैप, यही तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज नहीं हुआ, रिएक्टेंट स्टेबलाइज हो गया, तो ये मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आया और ये बहुत सारा नीचे आ गया। तो क्या ये गैप बढ़ गया पहले से? ये गैप पहले से बढ़ गया। ये बात समझ में आया? इसीलिए SN2 का रिएक्टिविटी प्रोटिक सॉल्वेंट में कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि SN1 रिएक्शन फेवर्ड होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, SN2 रिएक्शन जो है फेवर्ड होगा एप्रोटिक सॉल्वेंट में। ऐसा सॉल्वेंट जिसमें H+ न हो ताकि वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कमजोर ना करे और रिएक्टेंट को ज्यादा स्टेबलाइज न कर दे इन कंपैरिजन टू ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, लास्ट फैक्टर अब हम लोग पढ़ लिया जाए, दैट इज रोल ऑफ कैटलिस्ट। लुईस एसिड सच एज AlCl3, Ag+, BF3 एक्सेट्रा एक्सिलरेट SN1 रिएक्शन। कैसे करते हैं एक्सिलरेट? मान लीजिए मेरे पास सबस्ट्रेट है, लेट्स से RCl। ठीक है, अगर मैंने लुईस एसिड AlCl3 यूज कर लिया तो अल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इस क्लोरीन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ठीक है इलेक्ट्रोफाइल और यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, ये अल्युमिनियम इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेगा, R+ के जनरेशन में मदद करेगा। तो लुईस एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा? R+ के जनरेशन में मदद करेगा और SN1 का यही स्टेप 1 है, R+ का जनरेशन, यही RDS है। ठीक है, लीविंग ग्रुप Cl- निकले
या Cl- निकलने के साथ साथ ही AlCl3 के साथ कंबाइन होके AlCl4- बनाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लुईस एसिड ने क्या किया, Cl- निकलता तो उसको तकलीफ होती, AlCl4- निकलना और आसान चीज है, ठीक है। और इस तरह से लुईस एसिड जो होता है वो R+ के जनरेशन में मदद करता है, SN1 रिएक्शन को मदद करता है। SN2 रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कोई लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज किया है या नहीं, क्योंकि वो सिंगल स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस है। With this we have completed factors affecting SN1 and SN2 reactivity. Thank you.